हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप लोग एज यूजुअल बहुत अच्छे तरीके से होंगे दोस्तों, और आप लोगों की तैयारी, एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों चल रही होगी। मैं विवेक सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। अगर आप लोग बीटीएससी में इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट आई हुई है बच्चे, अगर उसके लिए तैयारी कर रहे हो और पहला अटेम्प्ट देने के लिए जा रहे हो इस एग्जाम के स्पेसिफिक, तो उस केस में क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं बच्चे जो कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है बेटा, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है, कम टाइम में सिलेक्शन लेना, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, तो क्या उसके लिए सटीक रणनीति होनी चाहिए बच्चे, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप पहली बार एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हो, चाहे बीटीएससी से रिलेटेड हो चाहे कोई और भी एग्जामिनेशन, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चे और क्या क्या चीजें नहीं ध्यान रखनी है, मतलब किन किन चीजों को अवॉइड करना है बच्चे, उस चीजों के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले सेशन को प्लीज लाइक और शेयर एज यूजुअल कर देना है बच्चों। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये टेलीग्राम कोड का स्कैनर है बच्चे, यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, चाहे टेलीग्राम पे जाकर के स्कैन कर सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो ITI बाय विवेक सर। क्या सर्च करना बच्चे? ITI बाय विवेक सर सर्च करोगे तो आप लोगों को चैनल दिख जाएगा, उस चैनल पे जाकर के जुड़ जाइएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि उस चैनल के ऊपर मैं गाइडेंस भी प्रोवाइड करता हूं, कोई भी डाउट आता है बच्चे उसको भी सॉल्व करता रहता हूं। और बहुत सारे बच्चे आप लोगों को साथ मित्र मिल जाते हैं बच्चे वहां पे, तो कोई भी डाउट वगैरह होता है भेज देते हो तो वो लोग खुद ही सॉल्व करके भेज देते हैं। अगर उनसे भी नहीं होता तो मैं भी सॉल्व कर देता हूं बच्चों। अब देखिए चलते हैं बच्चे अपने आज सेशन में। यहाँ पे कामयाबी आपकी कोई ब्रांच नहीं देखती है, क्या देखती है बच्चे? आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी डिसिप्लिन, आप किस तरीके से कितना मोटिवेटेड हो बच्चा, एग्जाम को क्रैक कितना, मतलब उस आपके अंदर क्या है बच्चे, एक एग्जाम को क्रैक करने की ललक कितनी ज्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली चीज तो ये है बच्चे, आप तैयारी क्यों करना चाहते हो, आपको पहली बात एक क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये क्लियर होगा कि मैं कोई काम, या बोल सकते हो कि मैं एग्जाम क्यों क्रैक करना चाहता हूं, हो सकता है आपको भाई जॉब चाहिए, हो सकता है आपको पैसे चाहिए, हो सकता है बच्चे आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, सब मिला जुला करके ये है कि बच्चे आपको जॉब चाहिए। और जॉब ऐसी चाहिए बच्चे कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, स्टेबिलिटी वाली जॉब होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए अगर आप लोग बीटीएससी में, अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन, मैंने आप लोग को बताया भी था वैसे, अगर नहीं देखे हो बच्चे तो प्लीज जाकर के देख लीजिएगा कि जो बीटीएससी का जो आया हुआ है बच्चे इंस्ट्रक्टर का, बीटीएससी इंस्ट्रक्टर का जो पोस्ट आया हुआ है उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे बच्चे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और कितने मार्क्स के रहेंगे बच्चे? 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ पे जो टाइम रहेगा बच्चे 2 घंटे का रहेगा, यानी 120 मिनट्स का रहेगा, 120 मिनट्स का आप लोगों का टाइम रहेगा, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। अब इसमें आपके ट्रेड से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और इसके अलावा वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस से भी आप लोगों के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो 2 पोर्शन में मिला करके आप लोगों का कंप्लीट होता है बच्चे कि क्या क्या 100 क्वेश्चन पे रहने वाले हैं। अब इन 100 क्वेश्चन यानी 2 घंटे में आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए सही चीज क्या होगी? अगर आप लोग स्ट्रेटजी वाइज फॉलो करोगे और प्लान फॉलो करोगे तो इसके लिए आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से सुन लो बच्चे, जैसे अगर आपको मान लेते हैं कहीं पे भी रह रहे हो, मान लेते हैं बच्चे भोपाल में रह रहे हो, ठीक है। भोपाल से आपको कहां पे आना है, मान लेते हैं लखनऊ आना है, तो आप क्या करोगे? गूगल मैप लगा लेते हो, नेविगेशन ऑन कर लेते हो, जिससे आपको पता चलता है यहाँ पे मुड़ना है, यहाँ पे लेफ्ट जाना, यहाँ पे राइट जाना, ऐसे जो करते हो ना। इसी तरीके से आपका जो प्लान होता है बच्चों, आपको गाइड करता रहता है कि मुझे किस डायरेक्शन में अब जाना है, किस डायरेक्शन में गाड़ी को मोड़ना है, किस डायरेक्शन में अपने प्रिपरेशन को लेकर जाना है, किस स्पीड से मुझे प्रिपरेशन करना है। ये सारी चीजें आपके प्लान में होती हैं। तो इसलिए पहले प्लानिंग कर लीजिए, प्लानिंग के बाद फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन की बात हम लोग करते हैं। तो एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए बच्चे, कैसा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशंस करेंगे। लेकिन एक चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों कि प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें डालनी है, उस चीजों का इंपॉर्टेंस है बच्चे। तो बिना लॉजिक के एमसीक्यू अगर रटोगे और 10 अलग अलग किताबें पढ़ोगे बच्चे, तो आप अपना सिर पकड़ करके बैठ जाओगे। इससे अच्छा क्या है बच्चे कि सबसे अच्छी चीज है कि किसी एक टीचर को पकड़िए, या फिर पहले से आपको नोट्स वगैरह सब कुछ रेडी है तो आप नोट्स को रिवाइज करिए और उसको समझने की कोशिश करिए, उसको रटने के बजाय समझने की कोशिश करिए। और दूसरी चीज क्या रहेगी बच्चे कि आप डिसिप्लिन मैनर में तैयारी करेंगे। मतलब डिसिप्लिन मैनर का कहने का मतलब क्या है कि आज हो सकता है मैं 15 घंटे पढ़ लूं, लेकिन कल मैं पढ़ूं ही नहीं, परसों मैं पढ़ूं ही नहीं, फिर नर्सों में जाकर के पढ़ता हूं बच्चे, फिर से 20 घंटे पढ़ लेता हूं। तो ये डिसिप्लिन नहीं होती बच्चे, एक कंसिस्टेंसी नहीं आती है। आप भले ही 4 घंटे 5 घंटे पढ़िए बच्चे, लेकिन वो डेली पढ़िए, ठीक है। तो 4-5 घंटे अगर डेली पढ़ते हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इनफ रहने वाला है, एज कंपेयर टू किसी दिन पढ़ाई किए, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं, किसी दिन किए, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं किए। तो ये चीजें क्या होती है बच्चे, आपके सिलेक्शन रोक देती हैं। जो पहले अटेम्प्ट में बच्चे क्रैक करते हैं उनके अंदर एक सबसे कॉमन जो चीज देखने को मिलती है बच्चे, वो यही है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन का, कि मतलब एक ही चीज, एक ही टाइम टेबल डेली बाय
डे बाय डे फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। अब दूसरा बच्चे, सिलेक्शन का 6 महीने, 3 से 6 महीने का रोड मैप क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है बच्चे, सिलेक्शन का रोड मैप क्या हो रहेगा बच्चे। मैं इसको लगभग 4 फेज में मैं डिवाइड कर रहा हूं, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज एंड चौथा फेज। तो अब यहां पे देखिए, पहले 1 से 2 महीने में सिलेबस और कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में आप लोगों को कवर करना है ना। और उसके बाद जो लास्ट वाले जो मतलब बोल सकते हो सेकंड फेज रहेगा बच्चे, उसमें लास्ट के जो 3 से 4 महीने रहेंगे उसमें पीवाईक्यू और प्रैक्टिस करना है। फिर फेज 3 में लास्ट मतलब 5वां मंथ में बच्चे मॉक टेस्ट और एरर एनालिसिस करना है, और फाइनल मंथ में आपको रैपिड रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको रैपिड रिवीजन करना है। अब देखते हैं, सबसे पहले फेज 1 की बात करते हैं। अब किसी बच्चे का अगर मान लेते हैं पहले से ही कुछ 1-2 एग्जाम दिया हुआ है, अभी तक बीटीएससी का एग्जाम नहीं दिया था, यानी उसका सिलेबस पहले से ही कवर है। अब उसका अगर सिलेबस पहले से कवर है तो सीधा सीधा किस पे आ सकता है बच्चे, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस के ऊपर आ सकता है। उसको ये जरूरत नहीं है कि हाँ पूरे पूरे सिलेबस को पढ़िए, ये करिए वो करिए, इसके लिए जरूरत नहीं है। अगर आपका सिलेबस पहले से ही कंप्लीट है बच्चे, तो आप सिंपली पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए। अब पीवाईक्यू और प्रैक्टिस कर लिए तो उसको हमने चेक करना पड़ेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। तो बच्चे साथ ही साथ में अगर आप लोग चाहो तो मॉक टेस्ट देते रहिए। और मॉक टेस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जहां पे बच्चे गलती करते हैं, मॉक टेस्ट दे करके अगर नंबर अच्छा आ जाता है खुश हो जाते हैं, और वहीं पे अगर नंबर कम आ जाता है डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको नंबर के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है बच्चों, इस इनिशियल डेज में कम से कम नंबर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है। अच्छा, कहां से मॉक टेस्ट करना है, कहां से नहीं करना है बच्चे, अगर आप लोग बोलोगे कि सर मॉक टेस्ट बना दीजिए, मैं मॉक टेस्ट बना करके डाल दूंगा, आप लोग उसको जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो मैं जरूर बना करके डालूंगा। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं बच्चे यहां पे, कि जो यहां पे बोला गया है एरर एनालिसिस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। इसके लिए एक आपने छोटी सी पतली सी कॉपी बनाइए। पतली सी कॉपी में लिखिए बच्चे कौन सा मॉक टेस्ट किस डेट में दिए हो, किस टॉपिक पे दिए हो, और क्या गलती आपने किया, क्या क्वेश्चन छूट गया, क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, क्या क्वेश्चन आपसे समझने में गलती हुई है, ये सब कुछ लिखना है। अब जब लिख लोगे तो आपको पता रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में यहां पे थ्योरी हमारी क्या है बच्चे, मिसिंग है। तो उसको जाकर के अपने नोट्स खोलिए, नोट्स खोलने के बाद उसको रिवाइज कर लीजिए। तो ये होता है सही तरीका, मतलब अपनी गलतियों से सीखना। तो गलतियों से जब आप लोग सीखने लग जाते हो बच्चे, तो उस केस में आपकी जो बोल सकते हो कि प्रैक्टिस होगी धमाकेदार होने स्टार्ट हो जाती है, और साथ ही साथ में आप सीखते भी बहुत तेजी से हो, ठीक है। और आपका जो मार्क्स होंगे बच्चे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। फिर फाइनल मंथ में आपको रैपिड रिवीजन करना है। तो अब चलिए एक एक करके यहां समझते हैं। सबसे पहली बात क्या है बच्चे, कि सिलेबस अगर डिकोड करोगे, सिलेबस में मैंने क्या क्या, सिलेबस के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना चुका हूं बच्चे, कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। फिर से सुन लो बच्चे, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। आप वेल्डर से हो, आप फिटर से हो, आप मशीनिस्ट से हो बच्चे, वीडियो सेक्शन में जाइएगा, इसी YouTube चैनल पे बच्चे आपको मिल जाएगा सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। किसी भी ट्रेड से हो बच्चे, मैंने सारा सिलेबस कवर किया हुआ है, ठीक है। अब सिलेबस पढ़ने के बाद, सिलेबस समझने के बाद आपको जरूरी है बच्चे कि सिलेबस का पोस्टमार्टम करिए। पोस्टमार्टम कहने का मतलब क्या है बच्चे, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, कहां से कम क्वेश्चन पूछे गए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने की जरूरत है। अगर आप लोग चाहो तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस भी प्रोवाइड कर सकता हूं, कि वर्कशॉप से कितने क्वेश्चन पूछे गए, मशीन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके समझा दूंगा। किसी भी ट्रेड से होगा सारे के सारे ट्रेड को मैं कवर कर लूंगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसे आएगी बच्चे, जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हो, यानी क्वेश्चंस लगाते हो, तो वहां पे कुछ डाउट आते हैं, थ्योरी खोलते हो, फिर वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है बच्चे। तो इसको सबसे पहले आपने सिलेबस डाउनलोड किया, सिलेबस को पढ़े, फिर उसका वेटेज देखे, वेटेज को अनुसार आप लोगों को प्लान फॉलो करना पड़ेगा कि हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन से हैं, हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से हैं बच्चे, फिर लेस वेटेज वाले टॉपिक कौन से। जो हाई वेटेज, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहां से आपको डिफिकल्टी ज्यादा होती है बच्चे, उसको सबसे पहले खत्म कर लीजिए। जो कम वेटेज वाले टॉपिक हैं उनको बाद में खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर आप लोग चलोगे बच्चे, तो आपको सिंपली क्या होगा बच्चे, आसानी होगी समझने में, आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा और एक स्ट्रक्चर मैनर में आप लोग की पढ़ाई हो पाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों कि दूसरा, रिसोर्सेज का फिल्टर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे। देखिए अब यहां पे गलती आप लोग ये करोगे कि 10 किताबों को आप लोग फॉलो कर सकते हो। सर मैं गर्ग को फॉलो कर रहा हूं, सर मैं सिन्हा को फॉलो कर रहा हूं, सर मैं सिन्हा वाली किताब लेकर के आया हूं। तो मतलब कोई सी भी XYZ 10 किताब से पढ़ोगे, इससे अच्छा है बच्चे एक किताब को 10 बार पढ़िए। फिर सुन लो बच्चे, 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़िए बच्चे। कोई सी भी किताब अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो, कोई सी भी बुक्स या फिर रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो, उसको करते रहिए, कोई बात नहीं बच्चे। कोई कहीं पे कुछ अच्छा होगा, कहीं पे कुछ अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही 10 बार एक ही चीज को पढ़ लोगे ना बच्चे, आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आने लग जाएंगी जो उस किताब में नहीं भी लिखी होंगी, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब जिनके पास अभी भी किताब कुछ नहीं
है बच्चे, उसके लिए मैं बता दूं, निम्मी के ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो हर एक ट्रेड का आप लोगों को निम्मी पैटर्न के आधार पे आप लोगों को थ्योरी वगैरह मिल जाएगी। अगर इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो चाहिए फिर से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि निम्मी के आधार पे जो उनका ऑफिशियल साइट होता है बच्चे, उससे पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के अपना आराम से पढ़ सकते हो बच्चे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि आपको रिसोर्सेज का फिल्टर करना है, मतलब 10 अलग अलग किताबें ये अवॉइड करनी है बच्चे, एक मानक सोर्स चुनें। जैसे निम्मी को आप लोग स्टैंडर्ड बुक मान लीजिए, फिर चैप्टर खत्म होते ही 1-2 पेज का हैंडी नोट्स बना लेना है। क्यों? ये तब काम आएगा बच्चे, लास्ट टाइम पे जब एग्जाम 1 हफ्ते 3 दिन 4 दिन रह जाएंगे बच्चे, उस टाइम पे जब रिवीजन करना होगा तो फॉर्मूला हो गया, कुछ की पॉइंट्स होंगे, उन सबको रिवाइज करने में मदद मिलती है। पूरा बुक पढ़ने के लिए जाओगे बच्चे 3-4 दिन में नहीं रिवाइज कर पाओगे, तो इसलिए की नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है लास्ट टाइम पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट, जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब एमसीक्यू करते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में आया तो उसको नोट डाउन करके रख लिए। तो अपने की नोट्स बनाइए, एरर कॉपी बनाइए, ये 2 चीजें रहेंगी बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ते हैं कि फेज 2 में जैसे पीवाईक्यू एनालिसिस एंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब देखिए कि ट्रेंड एनालिसिस मतलब क्या है, कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं उनके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करिए। और इंस्टेंट प्रैक्टिस करने का मतलब ये हो गया बच्चे, थ्योरी पढ़ने के तुरंत बाद उस टॉपिक के 100 से 150 एमसीक्यू डेली लगाएं, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। मान लेते हैं मैंने लेथ आज पढ़ा, लेथ पढ़ने के बाद बच्चे आपको लिए जरूरी क्या हो जाएगा, लेथ पढ़ने के बाद जरूरी ये हो जाएगा कि आप उसके ऊपर जितने एमसीक्यू पॉसिबल हो सकते हैं, जहां जहां से भी मिल पा रहे हैं बच्चे, सारे एमसीक्यू लगा डालिए। अच्छा, सारे लगाओगे तो कुछ ना कुछ एमसीक्यू ऐसे होंगे बच्चे जो कि नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, तो फिर उस एमसीक्यू को बच्चे थ्योरी के साथ पढ़िए, देखिए कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है फिर मेरे साथ पूछिए, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, सर इसका थ्योरी नहीं मुझे मिल पा रहा, या एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको समझाऊंगा बच्चे। तो इस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करोगे बच्चे, तो कहीं ना कहीं आप लोग सिलेक्शन के ज्यादा नजदीक पहुंचोगे एज कंपेयर टू वो बच्चे जो कोई भी प्लान फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे बात करते हैं बच्चे ऑप्शन एलिमिनेशन मास्टरी। जैसे हम लोग को ये पता होता है कि 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही करना है, लेकिन 3 ऑप्शन गलत क्यों है वो भी जानना जरूरी होता है बेटा। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब प्रैक्टिस की हैबिट डालोगे कि सर मान लेते हैं लेथ मशीन में टर्निंग टूल क्या काम करता है, ठीक है, तो ये अगर मान लेते क्वेश्चन आए तो आपने पढ़ लिया ऑप्शन ए करेक्ट है, तो इसके अलावा 3 ऑप्शन और है, 3 ऑप्शन ये सोचिए कि 3 ऑप्शन गलत क्यों है। ठीक है, ये तब काम आता है जहां पे आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे कि आपको सही उत्तर नहीं पता है, लेकिन गलत उत्तर आपको पता है कि ये तो गलत होगा, ये तो गलत होगा, ये तो गलत होगा, वहां पे अगेन आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो भले ही आपको सही उत्तर नहीं पता हो। ठीक है, फिर सुन लो, अगर आपको यह पता हो बच्चे कि 3 उत्तर कौन से गलत हैं और एक उत्तर आपको नहीं पता है उस क्वेश्चन का सही कौन सा होगा, तो आप गलत उत्तर को तो ऑलरेडी छांट चुके हो, तो जो नहीं पता है बच्चे वही सही आंसर हुआ ना। तो इसीलिए ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे बच्चे, तो ये हैबिट आपके अंदर ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। इसीलिए मैं बार बार अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर करता रहता हूं कि प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस क्या है बच्चे, आपके सक्सेस का मंत्र है, प्रैक्टिस आपके सक्सेस की चाबी है बच्चे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। अब इस प्रैक्टिस करने के लिए मैं हाथ पकड़ करके तो प्रैक्टिस करवा नहीं सकता हूं बच्चे, मैं यही बोल सकता हूं बच्चे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने में जो भी डाउट आते हैं बच्चे, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग 100% जाकर के वहां बच्चों पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब ये हो गए बच्चे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। फिर फेज 3 में मॉक टेस्ट है गया और टाइम मैनेजमेंट हो गया। अब देखिए, जब हमारी प्रैक्टिस इस लेवल पे हो जाए कि सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, मुझे जितने क्वेश्चंस लगाने थे वो सारे क्वेश्चंस लगा लिए, तो हफ्ते में कम से कम 2 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। लास्ट टाइम पे जाते, लास्ट के 1 महीने 1.5 महीने जब रह जाए बच्चे एग्जाम के, तो उस टाइम पे मॉक टेस्ट देते रहिए। अब मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, तो वही वाली चीजें होंगी बच्चे कि प्रैक्टिस करना अलग चीज हो गई और टाइम बाउंड होकर के प्रैक्टिस करना अलग चीज हो गई कि 2 ही घंटे में मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं, तो वहां जल्दीबाजी करने में गड़बड़ी करोगे। अब जब गड़बड़ी करोगे तो आप सीखने के चांसेस आएंगे बच्चे, और जब सीखोगे मतलब आपको गलतियां पकड़नी है, आपको टेस्ट के अंदर आपको बेसिकली नंबर नहीं जानने हैं बच्चे कि नंबर कितने आ रहे हैं, आपको यह पकड़नी है कि आपकी गलतियां क्या हो रही हैं, किस टॉपिक से गलतियां हो रही हैं। अगर उसको जज करोगे तो आपको धीरे धीरे गलतियां भी इंप्रूवमेंट होने लग जाएगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। टेस्ट हमेशा उस टाइमलाइन स्लॉट में दे जिस टाइम में एक्चुअल एग्जाम होता है। अभी आपको मान लेते हैं नहीं पता होगा तो किसी भी टाइम पे दे सकते हो बच्चे। ठीक है, पहले आसान डायरेक्ट थ्योरी वाले सवाल को अटेम्प्ट करें और टाइम कंफ्यूजिंग वाले सवाल पे ध्यान ना दे। ये हैबिट है बच्चे, ये हैबिट आप लोगों को डालनी पड़ेगी। मतलब क्या होता है, जैसे 100 क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन में मैं क्या बोल सकता हूं कि 100 के 100 क्वेश्चन कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है? नहीं बच्चे, 1-2 क्वेश्चन तो कोई भी नहीं सॉल्व कर सकता। अच्छा ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोग को बीच बीच में ऐसे उलझाने वाले दिए जाते हैं जहां पे आप कंफ्यूज होते हो, कंफ्यूज होकर के टाइम वेस्ट करोगे। तो इससे अच्छा क्या है, जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आ रहे हैं एमसीक्यू में ही करने, जब आप लोग मॉक टेस्ट दोगे तो उस मॉक टेस्ट में ही हैबिट डालने ली है कि जो क्वेश्चन सीधा सीधा एक बार पढ़ने के बाद या 2 बार पढ़ने के बाद नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ दो, स्किप कर दो, दोबारा करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 1 या 2 बार पढ़ने पे नहीं समझ में आ रहा उसको तुरंत स्किप मारो, उसको ये नहीं कि हाँ मुझे इसको करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन का नंबर ऑफ मार्क्स क्या रहेगा बच्चे, एक ही रहेगा, एक ही नंबर का रहेगा। चाहे हार्ड वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे
छोटे वाले क्वेश्चन भी, पुन्नू से भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो भी, उसका भी मार्क्स एक ही रहेगा। तो इसलिए जरूरी क्या है बच्चों, इसलिए जरूरी ये होता है कि आप सबसे पहले उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर डालो जो कि कम से कम बच्चे आपको इजीली हो सकते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड बार आओगे, फिर से करने जाओगे तो हो सकता है मे भी हो जाए, ठीक है। हो सकता है बच्चे आपके पास टाइम बचे और हो सकता है ना बचे, नहीं बचेगा तो फिर उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, और अगर बच जाएगा बच्चे फिर उसमें टाइम जितना ही लगा सकते हो बच्चे उतना लगा सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें रहती हैं। और अगेन मैं आपको बता दूं बच्चे कि हमेशा फीडबैक लूप को फॉलो करिए। फीडबैक लूप का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले जो सवाल छूटे हैं या गलत हुए हैं वो देखिए उनका कारण क्या है बच्चे, तो उन्हें एक अलग से गलती रजिस्टर में लिख लीजिए। गलती रजिस्टर में लिखोगे तो फिर इससे आपको पता चलेगा किस वजह से गलती हुई है। अब उसका रिवीजन करिए, किस टॉपिक पे गलती हुई है उसका रिवीजन करिए, फिर से मॉक टेस्ट दीजिए बच्चे। तो ये आपकी साइकिल रिपीट होने वाली है, बार बार रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे तो आपकी जो हैबिट होगी, आपकी जो प्रैक्टिस होगी बच्चे, दूसरे बच्चे यहां पे होंगे तो आप यहां कहीं पे होंगे, तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा बच्चे, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं बच्चे कि आप लोग जो ये प्लान है, इस प्लान को मैंने आपको दे दिया है बच्चे, इस मंत्र को आपको दे दिया है, इसको जस्ट एक दिन बैठिए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए, मुझे अब ये चीजें कंप्लीट करनी है। हो सकता है थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर हो, कोई बात नहीं बच्चे, लेकिन उसको फॉलो करने की कोशिश करिए एज प्लान, जैसे आपने प्लान किया है बच्चे उसी तरीके से एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब यहां पे लास्ट टाइम पे जाते थे मैं ये बता दूं बच्चे कि रैपिड रिवीजन लूप जो होता है बच्चे फाइनल मंथ में, यहां पे बहुत सारी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। यहां पे कुछ जो आपके मैंने शॉर्ट नोट्स बनवाए थे बच्चे, उन्हीं शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लेंगे, ये मोर देन इनफ हो जाएगा। और यहां पे एक चीज और है कि कई बार हम लोग पहली बार जब चीजें पढ़ते हैं कुछ उसके पोर्शन याद रहता है, मान लेते हैं पहली बार में मैंने 10 डिफिनेशन 10 परिभाषा पढ़ी, उसमें से 2-3 परिभाषा याद रहेगी, फिर बाकी 4-5 परिभाषा भूल जाएगी। फिर उसको दोबारा रिवाइज किए, तब हो सकता है बच्चे 5-6 परिभाषा याद रहेगी, 4-5 परिभाषा फिर भूल गया। तो जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा मेमोरी के अंदर वो चीजें स्टोर होने लगती हैं बच्चे। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, यही क्या बच्चे की है, ठीक है। अब देखिए यहां पे कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आप लोग कर सकते हो, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंकर की 3 गोल्डन रूल क्या होती हैं। तो पहला क्या है बच्चे, स्टडी टाइम, कभी कभार 14 घंटे का पढ़ेंगे और डेली जो 6 से 7 घंटे पढ़ेगा बच्चे उसका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरा है बच्चे रिसोर्सेज, कोई अगर बच्चा 10 किताबों को एक एक बार पढ़ता है बच्चे उसके सिलेक्शन में बोल सकता हूं, खुद ही बोल सकता हूं, मैंने बहुत सारे लोग बच्चों को देख रखा है कि जो 10-10 किताबों, सर इस नोट से पढ़ लूं, उस नोट से पढ़ लूं, इस किताब से पढ़ लूं, उस किताब से पढ़ लूं, नहीं सिलेक्शन होता बच्चे। जो एक ही किताब को 10 बार पढ़ेगा, जो एक ही किताब को 10 बार पढ़ेगा, जैसे मैंने बता दिया बच्चे निमी से जाकर के पढ़ सकते हो, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एक्यूरेसी की बात करें, अंधाधुंध तुक्का मारना बच्चे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है आपको भी पता है, इसलिए निगेटिव मार्किंग से बचना है। और सही ये चीज तो है बच्चे कि सही ऑप्शन देखिए कौन सा है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फिर जाकर के आप लोग टिक करिए, ठीक है। जिस क्वेश्चन में अगर आप लोगों के कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो अगर 50-50 चांसेस बनते हैं 2 ऑप्शन के बीच में, तभी आप लोग तुक्का मारिए। 4 ऑप्शन के बीच में तुक्का मारना बलते अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो जाता है। अब देखिए फिर से मैं बता रहा हूं बच्चे, अगर कोई प्रैक्टिस करते हैं, कोई डाउट आ रही है, कुछ भी आ रही है बच्चे, तो IIT बाय विवेक सर सर्च करना है बच्चे, इस पे जुड़ जाना है। यहां पे जुड़ने का फायदा क्या है बच्चे, आप डाउट पूछ ही सकते हो, आपको गाइडेंस मिल जाती है, आपको करियर गाइडेंस मिल जाती है। अगर कोई मतलब बोल सकते हो बच्चे कि सर मुझे हेल्प चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए सर, मुझे प्लान बनाना है, बता देंगे सर। तो सारी चीजें आप लोग को इस टेलीग्राम चैनल पे बच्चों मिल जाती है। और अगेन जाने से पहले बच्चों आप अपने इस प्यारे से चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम और आप इसी चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग मेरे गाइडेंस में मेरे बताए हुए चीजों के साथ फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो, मेरे साथ 1-to-1 बेसिस पे बात करना चाहता है, मैसेज नहीं करना चाहता है, तो उस केस में बच्चों यहां पे ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग सिंपली कॉल कर सकते हो। क्या है नंबर बच्चों, 8368886452। इस नंबर को सेव करके रख लेना। किस नाम से सेव करोगे बच्चे, विवेक सर के नाम से सेव कर लेना। मैं तभी कॉल नहीं रिसीव कर पाता हूं जब मैं क्लास में हूंगा या फिर सो रहा हूंगा बच्चे, ठीक है। बाकी मैं 24/7 बच्चों के लिए ही अवेलेबल रहता हूं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।